हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अब हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिट डिजिट। तो पिछली क्लास में हमने यूनिट डिजिट के कुछ बेसिक बातें देखी थी और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आज हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने है क्वेश्चन कि आपको दिया है कि 3451 की पावर दी हुई है आपको 51 इंटू 531 की पावर दी हुई है आपको 43। अब आपको इसमें यूनिट डिजिट निकालनी है। सॉरी। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था साइक्लिसिटी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। तो क्या अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? नहीं, आपको इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी भी अंक में लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट उसकी 1 है तो वो हमेशा उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर उसकी पावर चाहे जो भी दी हो, यहाँ पे आप देख रहे हैं आपकी लास्ट डिजिट है 1 और 1 की पावर दी हुई है आपको 51 इंटू लास्ट डिजिट है 1 और इसकी पावर दी हुई है 43। तो आप इसको देखते ही समझ जाएंगे कि इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1 आएगी। इसके लिए आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुरंत आपने देखा लास्ट डिजिट दोनों की 1 है तो आपका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न के गुणनफल में इकाई के अंक का स्थान ज्ञात करना है। अब आपको ये संख्या दी हुई है, अब आपको यहाँ पे बताना है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ 91, 92, 93, 99 तक गया है। तो आपको यहाँ बीच में कहीं 94 और 95 भी तो मिलेगा। और अब आप जानते हैं कि जब भी 5 और 2 आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका 91, 92, 93 और 94। जब भी आपको 2 और 5 दिख रहा है तो आपको तुरंत यूनिट डिजिट क्या आएगी आपकी, आपको तुरंत समझ जाना है कि इसकी यूनिट डिजिट 0 होगी, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी के हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन आते हैं एनटीपीसी के। और आप यहाँ पे अब इसको सॉल्व करने लग जाएंगे तो आपको जरूरत ही नहीं है, आप तुरंत इस बेसिक बातों को ध्यान में रखिए कि अब आपने देखा कि 2 है और यहाँ पे 5 है, तो आप देख रहे हैं कि तुरंत इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको इसमें यूनिट डिजिट बतानी है। तो अब आप क्या करेंगे, इन सब की यूनिट डिजिट लिख लेंगे। 4 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 6, ठीक है। आपने सबकी यूनिट डिजिट लिख ली। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का 8 में किया तो 32 इंटू आपने 4 का 6 में किया तो 24। अब आप लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई, 8 आ गई, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n और 5 की पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि 6 की पावर n और 5 की पावर n दी हुई है। 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n, और आपको यहाँ पे दिया है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, आप इसकी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं n की, ठीक है, 1 2 3 कोई भी। तो अब आप जानते हैं कि 6 एक ऐसी डिजिट है कि इसकी पावर कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, 6 ही आता है। और 5 क्या है, 5 भी एक ऐसी डिजिट है कि इसका पावर कुछ भी हो, इसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या आती है, 5। तो आपने कल साइक्लिसिटी में देखा था कि जब भी 6 और 5 होते हैं तो इनकी पावर कोई भी हो, इनका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। सॉरी,
हमेशा 6 या 6 की यूनिट डिजिट 6 और 5 की यूनिट डिजिट 5 आती है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे आप n की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए। ये n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप इस यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, आपको यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलेगी, 6 की पावर अगर हम 1 रख लें या 5 की पावर 1 रख लें तो भी हमें हमेशा यूनिट डिजिट 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे आप पावर कुछ भी रखिए, 2 भी रख दीजिए, अगर हम यहाँ पे n की जगह 2 रख दें तो भी हमें 6 माइनस 5 ही मिलेगा यूनिट डिजिट पे ना, क्योंकि 6 की पावर 6 मतलब स्क्वायर मीन्स 36, तो आपकी यूनिट डिजिट क्या है 6, और 5 की पावर 2 तो आपको क्या मिला 25, तो आपकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या आ रही है 6 और 5। तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा अगर आपको ये वैल्यू दी है और आपसे पूछे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा तो ये हमेशा क्या होगा 1 होगा। ठीक है, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी सिर्फ एक बार है, इनकी साइक्लिसिटी क्या है कि इनकी पावर हम कुछ भी रखें इनकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 और 5 की 5 आती है। ठीक है, तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आपको जब साइक्लिसिटी आपने पढ़ा था तभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि 6 की पावर हम यहाँ पे कुछ भी रख ले या 5 की पावर हम यहाँ पे कुछ भी रख ले, हमेशा हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगी 6 की 6 और 5 की 5। तो हमने 6 में से 5 माइनस किया तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आपकी आ गई 1। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है कि 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1 के मान में आपको यूनिट डिजिट बताना है, जहाँ पे n क्या है एक पूर्ण संख्या। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं आपकी लार्ज डिजिट क्या है 4 है, 4 की पावर n प्लस 4 की पावर n प्लस 1। तो अब आपको पता है कि 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 की साइक्लिसिटी सिर्फ 2 बार होती है, एक तो या तो इसका लास्ट डिजिट 4 आता है या तो 6 आता है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है क्रमागत संख्या यहाँ पे, क्योंकि ये अगर n है और ये n प्लस 1 है तो यहाँ पे क्रमागत संख्या आ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे n की पावर कुछ रख दें, मान लीजिए हम n को 1 मान लेते हैं। ठीक है, n एक पूर्ण संख्या है, हमने n की जगह 1 रख दिया, तो अब आप यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 4 की पावर 1 प्लस 4 और 4 की पावर 2। तो अब आप जानते हैं कि 4 1 जा 4 और जब हमने 4 की पावर 2 की तो हमें मिला 16, तो लास्ट डिजिट क्या आई 6। तो आपका इसका यूनिट डिजिट क्या आया 0 आया। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको समझिए कि आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप देखिए आपको पता है कि 4 जो होता है उसकी यूनिट डिजिट सिर्फ 2 टाइम होती है रिपीट, ये तो 4 होती है या तो 6 होती है, सिर्फ इसकी साइक्लिसिटी क्या है 2 के बाद फिर ये 4 और 6 ऐसे रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो अब जब आपने यहाँ पे देखा कि n और n प्लस 1 क्रम से दिया हुआ है तो आप इसको सॉल्व करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि या तो इसकी वैल्यू तो 4 आएगी और एक क्रम आगे वाले की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है, तो अब आप इसको डायरेक्ट आपको पता है 4 और 6 है तो आप 4 और 6 को ऐड करेंगे 10 और आप तुरंत आंसर लगा देंगे 0। ठीक है, समझ में आ गई बात। मैं कहने का मतलब ये है कि देखिए अब आपको अगर यहाँ पे क्रम से ना दिया होता, ठीक है, तब तो आप इसको एक बार सॉल्व करते। ठीक है, लेकिन अब आपको यहाँ क्रमागत संख्या दी हुई, अब चलिए मान लीजिए आपको दिया होता 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं क्रम से, जब भी क्रम से दिया हो तो आप तुरंत समझिए कि 0 है किसकी यूनिट डिजिट। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 4 की लास्ट यूनिट डिजिट या तो 4 होती है या तो 6 होती है,
और जब ये क्रम से दिया है तो ये मतलब रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये अगर जैसे कि 4 बन जा 4 और 4 पे स्क्वायर किया तो 16। अब अगर हम 4 पे 3 करेंगे तो यूनिट डिजिट फिर से हमारी 4 आएगी, है ना। तो अब जब आप इसको समझ जाएंगे अभी, तो आप जब भी देखेंगे कि हाँ 4 की पावर अगर क्रम से दी है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। तो अब आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर देंगे तुरंत, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए सारे क्वेश्चन ऐसे ट्रिक वाले आते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा सोल्यूशन करना है, लेकिन देखिए अगर आपको बेसिक बातें पता है तो आपने ये क्वेश्चन देखा, आप ये क्वेश्चन देखेंगे, आप कुछ सॉल्व करेंगे ही नहीं, आप तुरंत इसको टिक लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कि 6 और 5 जो होती है इसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 और 5 होती है। तो अब हम n की जगह कुछ भी रख दें, हमको मिलना तो 6 और 5 ही है, तो हम डायरेक्ट यहीं से 6 में 5 माइनस करके 1 को टिक लगा देंगे, ठीक है। और सेम चीज यहाँ पे भी है, ये भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप अभी समझने लगेंगे साइक्लिसिटी, आप समझ गए होंगे पिछले क्लास में, तो अब उसको यूज करना भी सीखिए साइक्लिसिटी, ठीक है। अब आप कैसे यूज कर रहे हैं, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हाँ ये जो है वो क्रम से आ रही है, हमको पता है कि 4 की लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट सिर्फ 4 या 6 होती है। अब जब ये क्रम से आ रहा है, अब आपको ये नहीं सोचना कि अरे ये 6 होगा कि ये 4, आपको पता है ना कि 6 और 4 आएगा यूनिट डिजिट जब ये क्रम से आ रहा है, तो आप बस क्या लगा देंगे 0, ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे पावर 4 पे स्क्वायर दिया हो और प्लस अब आपको यहाँ पे 4 पे 4 दे दिया हो, तो अब आप देखिए 2 के बाद वो 3 नहीं 4 आया, तो अब यूनिट डिजिट क्या होगी 2 की पावर, आप जानते हैं 4 की पावर होती है स्क्वायर 6। तो अब आप देख रहे हैं कि 1 की बार रिपीट होगी, 2 के बाद 3 जो आएगा वो 4 रहेगा, लेकिन जब इसकी पावर 4 आएगी तो वो फिर से 6 रहेगा, ठीक है। तो अब आपकी यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 2, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक नंबर, अब आपको यहाँ पे इसका इकाई अंक बताना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, पहले आप लास्ट डिजिट लिखेंगे 3 और इसकी पावर क्या है आपकी 36, और आप लिखेंगे -2 और इसकी पावर है 20। तो जैसे कि आप जानते हैं आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, और फिर जो भी रिमाइंडर बचेगा उसकी स्क्वायर मतलब जो भी पावर आएगी उसको आप निकालेंगे तो आपकी यूनिट डिजिट आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जब आपने इसको 4 से डिवाइड किया तो ये पूरा चला गया, ठीक है। 4 9 जा 36। तो अब आपको यहाँ पे तो रिमाइंडर बचा ही नहीं, तो अब आप यहाँ पे 3 की पावर क्या लगाएंगे, आपको बताया है कि जब भी रिमाइंडर नहीं बचेगा तो 3 की पावर हम 0 नहीं लगाते, क्या लगाते हैं 4, ठीक है। आपने यहाँ देखा ये 9 टाइम चला, ये 4 से पूरा कैंसिल हो गया। तो अब हम यहाँ पे रिमाइंडर जब नहीं बचेगा तो हम यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 4 लगाएंगे, न कि 0, ठीक है। माइनस आप देखें 2 की पावर क्या आएगी 4, क्योंकि 20 भी जो है वो 4 से चला जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं 3 की पावर 4 मीन्स 81 माइनस 2 की पावर 4 16। अब आप इसको माइनस करेंगे तो आप देख रहे हैं लास्ट में ये 11 में से 6 जाएगा तो 5 आएगा, तो आपकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 5, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 213 पे आपको दिया गया है पावर 6, तो आप इसको इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे 3 कि आपको यूनिट डिजिट निकालनी है, तो आप यूनिट नंबर लिख लेंगे, फिर आप यहाँ पे पावर 6, आप पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए,
तो आपके पास बचा 2, ठीक है, 4 से, या 4 1 जा 4, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। तो जब अब आपका रिमाइंडर 2 बचा तो 3 की पावर स्क्वायर आ गई। अब 3 की पावर 2 जब है तो आप इसको करेंगे तो 9, आपकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 9, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप देखिए इसको, आप देखते ही तुरंत आंसर लगा देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है इसका जो नंबर है वो क्या है, 102 और 103, ये क्रमागत नंबर है, मतलब एक के बाद दूसरा नंबर तुरंत आ गया, ठीक है। 102 और 103, तो दोनों क्या है, क्रम से आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि 4 पे जब पावर ऐसे दी हुई हो कि 1, जैसे 102, अगर नेक्स्ट आ रहा है 103, तो जब आपको पावर ऐसे दी गई हो तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि 4 की यूनिट डिजिट या तो 4 आती है या तो 6 आती है। अब यहाँ पे प्लस दिया है तो आप 4 और 6 को सीधा ऐड कर देंगे, और आपको पता है 10, और आपकी यूनिट डिजिट आ जाएगी 0, ठीक है, यूनिट डिजिट 0, ठीक है। आप ये क्वेश्चन जब आपको इस टाइप के आएंगे तो आप उसको तुरंत उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुणनखंड निकालना, ठीक है। गुणनखंड, किसी भी कोई भी आपको संख्या दी गई है और अब आपको बताना है कि उसके कितने गुणनखंड है। गुणनखंड में अब जैसे कोई संख्या वो कितने नंबरों से डिवाइड हो सकती है, ठीक है। तो आपको किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना है। जैसे मान लीजिए आपको एक संख्या दी गई है 15, तो अब आपसे पूछे कि इसके कितने गुणनखंड है, ठीक है, आपको ये निकालना है। तो अब आप देखिए इसको आप प्राइम नंबर में पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगी, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ठीक है। आपने इसको डिवाइड कर दिया। तो अब आपको क्या निकालना है कि इसमें कितने गुणनखंड है। तो सबसे पहले मान लीजिए आपका कोई नंबर है n, और आपने मान लीजिए उसके गुणनखंड निकाले। आपने उसको पहले प्राइम फैक्टर के रूप में उसको, आपको संख्या के प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं, ठीक है। मान लीजिए a उसका प्राइम फैक्टर आपने निकाला, उसकी पावर आई a, p, आपने b निकाला प्राइम फैक्टर, फिर आपने c निकाला उसकी पावर r, आपने d निकाला उसकी पावर s, ठीक है। अब आपसे देखिए गुणनखंड, अब आपसे देखिए कई तरह से पूछे जाएंगे। एक तो आपसे ये पूछा जाएगा इसके कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, एक आपसे पूछ सकते हैं कि इसके सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, ठीक है, और एक पूछते हैं कि इसके विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसके कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या। तो अब आप इसको कैसे निकालेंगे, देखिए अब आप क्या करेंगे, ये जो आपकी पावर आएगी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेंगे, आप जो भी पावर आ रही सब में आप 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 r प्लस 1 और s प्लस 1, ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। जब भी आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो आप क्या करेंगे, आपने सबसे पहले तो उसको प्राइम फैक्टर के रूप में डिवाइड कर लिया, ठीक है, और फिर आप उसकी जो भी पावर आएगी उसमें 1 को ऐड कर देंगे और आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल आएगा। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 300 आपका एक नंबर है। अब आपको कह रहा है कि आपको इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर के रूप में डिवाइड करेंगे। तो आप कैसे करेंगे, देखिए आप 300, तो आप इसका ये हो जाएगा 150, फिर आपने 2 से किया 75, अब आप इसको 3 से करेंगे 25, ठीक है। अब ये 5 से जाएगा 5 5 जा, और आप फिर 5 1 जा 5, ठीक है। तो इसमें जो होता है ये देखिए सारे क्या है, ये प्राइम फैक्टर है। और आप हमेशा इसको जब निकालते हैं तो हमेशा छोटे नंबर से, अगर आप देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 2 से नहीं जा रहा तो आप 3 से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें छोटे नंबर, अब आप यहाँ देखिए आपकी पावर क्या आई, 2 की पावर आपकी आई है 2, और 3 की पावर है आपकी 1, ठीक है। और आपका 5 का पावर क्या है 2। अब आपको यहाँ पे अब बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने, ठीक है, इसके कुल गुणनखंडों की संख्या। तो अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, जितनी भी पावर है उसमें 1 को ऐड कर देना है। 2 है तो 2 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 1, ठीक है। आपने इसको ऐड कर दिया, आपका रिजल्ट आया 3 इंटू 2 इंटू 3। तो आप देख रहे हैं कितना आया, 3 × 9 9 × 18। तो 300 जो है इसके कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 18 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होता है कि आपने इसको प्राइम फैक्टर के रूप में डिवाइड कर लिया, फिर उसकी जो भी पावर आई सब में एक एक ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब देखिए नेक्स्ट होगा कि टोटल, अब आपको बताना है कि ऑड फैक्टर कितने हैं। आपने पहले टोटल फैक्टर बता दिए, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देख लीजिए कि आपको बताना है कि टोटल ऑड फैक्टर इसके कितने हैं, ठीक है। टोटल ऑड फैक्टर बताने हैं आपको, ठीक है। ऑड, ऑड में विषम, टोटल आपको इसके विषम फैक्टर बताने हैं। तो देखिए टोटल, जब आप देखिए ध्यान रखिएगा कि आपको ऑड दे दिया है ना, ऑड फैक्टर, तो आप इसमें से इवन वाला जो फैक्टर आपका है उसको आप इग्नोर कर देंगे, तो हटा देंगे, समझिए कि अब वो है ही नहीं है, ठीक है। और बाकी सब प्रोसेस वैसे ही रहेगा, ठीक है। जैसे आप हम मान लीजिए यहाँ पे हमारी एक ही वैल्यू आ गई 2, तो ये क्या हो गया, हमारा इवन फैक्टर हो गया। तो अब अगर हमको बोला कि टोटल ऑड फैक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो हमारा टोटल जो ऑड फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, Q + 1 R + 1 एंड S + 1। समझ में आ रहा है। जब आपको सब फैक्टर निकालना था तब आप उसमें से कुछ भी नहीं हटाएंगे, जो भी आपका फैक्टर आया आपने सब में क्या किया, 1 ऐड कर दिया और मल्टीप्लाई। अब आपको यहाँ पे बोल देना है कि ऑड फैक्टर निकालिए, तो आप क्या करेंगे, ऑड निकालना है, ध्यान यहाँ पे दीजिएगा कि ऑड निकालना है हमें। तो हम जो भी इवन वाला फैक्टर रहेगा उसको हम हटा देंगे और बाकी सब प्रोसेस वैसे ही करेंगे, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे आपको मान लीजिए दिया हुआ है कि 240 एक नंबर, अब आपको इसका टोटल ऑड फैक्टर निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, पहले आपने इसके फैक्टर निकाले 240 के प्राइम फैक्टर, ठीक है। आपने देखा ये 2 से जा रहा है, फिर आप इसको 2 से किया, फिर आपने देखा ये फिर 2 से जा रहा है, ठीक है। फिर
फिर आपने इसको 2 से किया, अब ये 3 से जा रहा है, 3 5 जा 15, और फिर ये 5 से जा रहा है, 5 1 जा 5। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे टोटल और फैक्टर निकालने हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं 2 की पावर कितनी है, 4 है। 2 कितनी टाइम है, 4 टाइम है, तो 2 की पावर 4 है। 3, आप 3 की कितनी पावर है, 1 है, और 5 की पावर क्या है, 1 है। अब आपको यहाँ पे इसका ऑड फैक्टर निकालना है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये 2 तो इवन फैक्टर है, 2 क्या है, इवन फैक्टर है, तो हम 2 को भूल जाएंगे। आप समझिए कि 2 यहाँ पे है नहीं, आपको सिर्फ ये दोनों दिख रहा है, ऑड फैक्टर। ठीक है, तो आप देखिए, अब आपको क्या करना है, वही प्रोसेस। अब आप 3 की पावर 1 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 + 1 इंटू 1 + 1। ठीक है, तो आपका आ गया 2 × 2 = 4। तो इसके कितने ऑड फैक्टर है, 4। ठीक है, अब अगर आपको ये पे पूछा होता है कि इसके टोटल फैक्टर, तो आप यहाँ पे 4 + 1 भी करते, तो 5 आता, फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर देते। तो अब यहाँ पे बस आपने इतना ध्यान दिया कि ऑड फैक्टर पूछा है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इवन फैक्टर को भूल जाना है, हमें सिर्फ ऑड फैक्टर निकाल लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आप देखिए, ये हो गया, और तीसरा आपको पूछेगा टोटल इवन फैक्टर। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बस आपने अगर इसको यहाँ पे ध्यान दे दिया कि आपसे क्या पूछ रहा है, तो आप तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको इवन फैक्टर निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, जब आपको इवन फैक्टर पूछ रहा है, देखिए अब आपको निकालना है इवन फैक्टर। तो अब आप ये नहीं करेंगे कि ऑड वाले को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करना है। अब आप ये सोचेंगे कि अब हम ऑड वाला लगाए तो हमने इवन वाले को हटा दिया, तो अब हम अगर इवन फैक्टर निकालें तो हम ऑड वाले को भूल जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं है। इवन फैक्टर जब आपको निकालना है तो आपको बस क्या करना है कि अगर मान लीजिए आपका ये इवन है a, हमने माना हमारा जो फैक्टर आया a = 2, और ये हमारा इवन है। हम 2 क्या है, इवन है, और हमें अब निकालना है इवन फैक्टर। तो हम जो भी इसकी पावर रहेगी उसमें 1 को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी है उसको एज इट इज लिख देंगे। ओके, आप देखिए अगर आपकी यहाँ पे पावर दी हुई है, टोटल आपको इवन फैक्टर निकालना है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपको ये जो भी इवन डिजिट की पावर है वो आप ऐसे ही लिख देंगे, और बाकी सारे काम वैसे ही सेम, q + 1 r + 1 एंड s + 1। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको बस अब ये 3 चीज बहुत ध्यान रखनी है आपको। जब आपको टोटल फैक्टर निकालना था तो आपने कुछ नहीं करना, जितनी भी पावर है सब में आपने 1 ऐड किया और मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। और जब आपको ऑड पूछा, और जब आपको ऑड पूछा तो आपने क्या किया, इवन वाले को इग्नोर कर दिया। लेकिन जब अब आपको इवन फैक्टर कह रहा है तो अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे ऐसा नहीं कि ऑड वाले फैक्टर को इग्नोर कर देना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो भी ऑड की पावर है उसमें आपको 1 ऐड नहीं करना है। ठीक है, उसको ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है 1200। अब आप इसके प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए पहले। तो आपने जब 1200 के प्राइम फैक्टर निकाले तो आपने देखा कि आपने इसको 2 से डिवाइड किया, तो फिर आपने 2 से किया 300,
फिर आपने 2 से किया 150, ठीक है। फिर आपने जब 2 से किया तो 75। अब आपने इसको 3 से किया, ये हो गया 25। और आपने इसको 5 से किया, 5 5 जा, और फिर ये 5 1 जा 5, ठीक है। तो आपने देखा इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपके 2 की पावर है 4, 3 की पावर है 1 और 5 की पावर है यहाँ पे 2। तो अब आपको यहाँ पे टोटल इवन फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, इवन फैक्टर। तो आप इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे? जो भी इवन की पावर है उसको आपने ऐसे लिख दिया और ऑड की पावर में 1 ऐड कर करके इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपकी फैक्टर कितने आ गए इवन फैक्टर? 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, ठीक है। टोटल इसके इवन फैक्टर कितने आ गए? 24, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बहुत इजी वे से बताया मैंने कि अब देखिए, आपको जब भी टोटल फैक्टर निकालना था तो आपने क्या किया, आपने जितने भी इसकी पावर थी सब में आपने 1 ऐड कर करके मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब आपको यहाँ पे ऑड फैक्टर निकालना था तो आपने क्या किया था कि आपने इवन को इग्नोर कर दिया। जब ऑड निकालना था तो आपने इवन को इग्नोर कर दिया। लेकिन जब आपको इवन निकालना है तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप ऑड को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, सिर्फ जो भी इवन की पावर है उसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, उसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, आपको इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसको निकालने का मेथड यही है, ठीक है। और आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बहुत आसान है। जरा सा आपने ध्यान दिया इस यहाँ पे इन बातों पे और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आपको आगे आपको पूछेगा कि टोटल सम ऑफ द फैक्टर, ठीक है, टोटल सम ऑफ इवन फैक्टर, टोटल सम ऑफ ऑड फैक्टर, प्राइम फैक्टर कितने हैं, ठीक है। टोटल परफेक्ट स्क्वायर पूछेगा। तो अब आपको क्वेश्चन पे मतलब इस चीज पे ध्यान देना है ना कि आपको क्या निकालना है, ठीक है। और जब आप इस चीज पे ध्यान दे देंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हाँ कैसे कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। बस आपने यहाँ पे ध्यान दिया और आपका हो गया, ठीक है। क्या है, अब देखिए, आप टोटल वाले में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपने सब ऐड कर दिया। और जैसे ही आपका ऑड आया तो आप इवन को भूल गए, ठीक है। और आपका इवन आया तो आपने इवन पे क्या किया, जो भी है उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, उसको उसकी पावर जो भी है उसको लिख के आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देखिए, हम इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अब ये जो फैक्टर दिए हुए हैं आपको बताना है इसके कितने गुणनखंड सम है, मीन्स इवन है, कितने गुणनखंड इवन है, ठीक है। तो जब भी आपको इवन पूछेगा तो आपको क्या करना है, जो भी इवन की पावर है उसमें 1 को 1 ऐड नहीं करना है। क्या नहीं करना है, 1 ऐड नहीं करना है। कितने गुणनखंड आपके इवन है तो आपने क्या करना है, आपको 2 जो भी इवन फैक्टर आएगा यहाँ पे, या ऐसा नहीं कि सिर्फ एक, जितने भी आपके अगर इवन फैक्टर होंगे आपके इवन फैक्टर क्या है, 2 है, तो आपने क्या करना है, इसको आपने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे जितनी भी पावर है सब में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई। तो अब आप इसको डायरेक्ट करना सीखिए। यहाँ पे 4 है तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो आप यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ 1 है तो आपने यहाँ लिखा 2, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट करना सीखिएगा। ये आप जैसे यहाँ पे अब ये नहीं कि 4 + 1 3 + 1 तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। अब आप सीधा क्या करिए, जो भी पावर है उसको 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5 और के 20,
20×40 और 4×7 = 28, 280। ठीक है, तो इसके टोटल कितने फैक्टर है जो कि इवन है, इवन है तो आपके 280 है। और अगर आपको यहाँ पे ऑड पूछ ले तो आपको क्या करना है, आपने ये भूल गए। ठीक है, अगर आपको ऑड पूछा तो आपने इसको हटा दिया और बस ये मल्टीप्लाई कर दिया, आपका ऑड फैक्टर आ गया। ठीक है, अब देखिए 4200 के गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या। अब यहाँ पे ऐसा तो दिया नहीं कि इवन या ऑड। ठीक है, आपको 4200 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो आप इसको पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसका। ठीक है, देखा 2 से गया, 2 2 जा और 2 1 जा। फिर आप देख रहे हैं, फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 0, 2 5 जा 0। फिर आपने 2 से किया, 2 5 जा 10, 2 2 जा और 2 5 जा। ठीक है, अब आ गया आपका 525। अब आपका ये जाएगा 3 से, 3 1 जा 3 और यहाँ पे बचा 2, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। ठीक है, तो अब आपका ये जाएगा 5 से, 5 3 जा 15, 2 बचा, 5 5 जा 25। फिर 5 से गया और फिर ये गया 7 से। ठीक है, तो अब आपके टोटल प्राइम फैक्टर कितने आ रहे हैं, गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 2 की पावर 4 आ रहा है, अब सॉरी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। अब आपको कुल गुणनखंड निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस जितनी भी पावर है सब में 1 ऐड कर करके इसको मल्टीप्लाई। 3 है तो आप इसको कर देंगे 4, 1 है तो ये हो जाएगा 2, 2 है तो ये हो जाएगा 3 और 1 है तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 2 जा 48। ठीक है, तो इसके कुल गुणनखंडों की संख्या है 48। और इसके ऑड अगर हम पूछ लें ऑड गुणनखंडों की संख्या, तो आप क्या किया, आपने इसको इग्नोर कर दिया। और इसके टोटल ऑड फैक्टर कितने आ गए, ऑड फैक्टर 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, ये इसके ऑड फैक्टर। ठीक है, और इवन फैक्टर हो गया 3 और 2 × 3 × 2। ठीक है, एक और मेथड होता है इवन फैक्टर निकालने का, आपका टोटल में से आपने माइनस कर दिया विषम को, आपके टोटल फैक्टर आए 48, आपने उसमें से सम को डिवाइड माइनस कर दिया, तो आपका जो भी आया वो इवन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है 1 2 2 8 8 के कितने गुणनखंड है। तो अब आप इसका निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर 1। अब आप इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, आप इसका जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आप देखेंगे आप 2 से ले गए, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक है, ये फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 0 लगेगा, क्योंकि 2 नंबर आ जाते हैं ना तो 0 लगते हैं। ठीक है, पता है ना ये आपको। तो अब आप यहाँ का आपका जाएगा 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। फिर आप इसको 2 से ले जाएंगे, आपका आएगा 15, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। ठीक है, आप इसको फिर 2 से ले जाएंगे, आपका आएगा 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16।
फिर आप इसको 2 से ले गए, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ये फिर 2 से गया, 2 1 जा 2, 2 9 जा और 2 2 जा। फिर आप इसको 2 से ले गए, 2 8 जा 19, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। ठीक है, अब ये फिर जाएगा 2 से, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। ये फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से जाएगा 12, फिर 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3 और फिर 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये जो है 2 से। अब आप यहाँ पे देखिए 2 की पावर आपको कितनी मिली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी मिली है 2 की पावर 12। ठीक है, और 3 की पावर आपको मिली है 1। ठीक है, अब आपको इसके गुणनखंड बताने हैं, तो आप बस क्या करना है, 12 को आप लिखेंगे 13 और 1 को लिखेंगे आप 2 और आपका आ जाएगा आंसर 26। ठीक है, अब अगर इसके और निकालने होते और फैक्टर तो देखिए कितना इजी हो जाता। कुछ नहीं, ये आप इग्नोर कर दिया, बस 1 × 1 2। इसके और फैक्टर कितने हैं, सिर्फ 2 है। ठीक है, और इवन फैक्टर कितने हैं, 12 × 2 24। ठीक है, देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। मैं जब आपने इसकी प्रैक्टिस की, क्वेश्चन सॉल्व किए, बस बहुत इजी लगेगा फिर आपको। ठीक है, अब देखिए आपको ये दिया हुआ, आपके उसके इवन फैक्टर निकालने हैं। तो अब आपको इवन निकालने, आप देख रहे हैं इवन की पावर 8 है, तो आपने 8 ऐसे लिख दिया बस आप बाकी आप 1 ऐड कर लेंगे। 2 को आप लिखेंगे 3, 4 की पावर है तो आप इसको लिखेंगे 5 और 7 की पावर है 6 तो आप इसको लिखेंगे 7। ठीक है, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बस आपने क्या किया, बस आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और आपका आंसर तुरंत आ गया। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसके और फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आ जाएगा। देखिए आपने जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 24 × 35 तो आपका आ जाएगा 840। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके और फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, देखिए और फैक्टर आपको निकालने, तो आपको बस इवन वाला इग्नोर कर देना है, बाकी सब आपको 1 ऐड करके मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे और वाला इवन और फैक्टर निकालना, आपने ये इवन वाला छोड़ दिया। ठीक है, आपने 5 को लिखा 6, 4 को लिखा आपने 5 और 6 को लिखा आपने 7 और अब आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 5 जा 30 और 37 जा 200। ठीक है, 210। तो ये है आपका गुणनखंड। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे कल देखेंगे, हम अब आपको गुणनखंडों का योग बताएंगे। ठीक है, ये अभी आपने सिर्फ गुणनखंड निकालना सीखा है। इसके बाद हम अब आप देखेंगे कि गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, और उसके कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों, विषम गुणनखंड का योग, सम गुणनखंड का योग। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा। देखिए अब आपको एक
होमवर्क है, आप ये क्वेश्चन लगाएंगे 256 के आपको इसका टोटल फैक्टर, ठीक है, आपको इसका टोटल फैक्टर बताना है और आपको इसका इवन फैक्टर बताना है, इवन फैक्टर, और आपको इसका ऑड फैक्टर बताना है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन है, आपको इसके तीनों फैक्टर निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन की तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, ठीक है। और आपको देखेंगे आप कि इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है, लेकिन जो मैंने आपको बताया है, अब देखिए, अब यहाँ पे आपने गुणनखंड निकाला तो आपको मल्टीप्लाई करना था। अब आप जब योग निकालेंगे तो आपको मान ही जाते प्लस करना होगा, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन की बात है ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।